नई सोच नई कहानी, अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। आज इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी आप सुनेंगे। आज का विषय है महिलाएं और साइंस। इस कार्यक्रम को पेश करेंगी महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नई सोच नई कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चांद, तारे, सूरज सब एक साथ आ गए हैं क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसरो में अपना जौहर दिखाया है, एस्ट्रोफिजिक्स में भारत के प्रति और विश्व के प्रति अपना योगदान दिया है। जी हाँ, आज हम उन महिलाओं से बात करना चाहेंगे जो हैं विज्ञान में, जो हैं गणित से जुड़े और जिनके जीवन का गणित ऐसा क्या रहा कि आज वो सफलता के शिखर पर पहुंची हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। डॉक्टर सुब्रमण्यम डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की। पहले तो ये बताइए अन्नपूर्णी जी, ये एस्ट्रोफिजिक्स होता क्या है? Astrophysics is the combination of astro or physics. So you can think of astronomy, which is basically the ancient science which we have been pursuing, and adding physics to it. तो इसका मतलब स्पेस, चांद, space, सितारे, आकाश में जो कुछ है उनका उद्भावन कैसे हुआ, why is it the way they are, and how are we formed, and where is there life out there, and is there any place where life can thrive. जब चांद सितारों की बात होती है तो ग्रह नक्षत्र की बात होती है। इसमें साइंस कहाँ से आता है? We were watching the sky from very ancient times, but we need to figure out how they move, why are they there, how did the moon form. जब औरतों की बात होती है तो ये कहा जाता है चांद देख रहे हो तो करवा चौथ का देखो, सितारे देख रहे हो तो देखो कुंडली में सूरज का, सितारे का क्या प्रभाव होगा। तो एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की जिसके माता पिता म्यूजिशियन है, वैसे ऑल इंडिया रेडियो के सुनने वालों को बता दूं कि अन्नपूर्णी जी के पिताजी त्रिचूर ऑल इंडिया रेडियो में सीनियर लेवल के गायक भी हैं। तो जिस परिवार में संगीत है उस परिवार में फिजिक्स के प्रति रुझान रखने वाली बेटी कहाँ से आई? Every moment at home is full of music, but I was also mesmerized by starry nights. तो जब घर में संगीत बज रहा था आप सितारे बाहर बैठ के तो अन्नपूर्णी जी बताइए, हिंदुस्तान की अगर बात करें आज तो हिंदुस्तान के अपने टेलीस्कोप्स इस वक्त कहाँ हैं और क्या देखते हैं? India has a long heritage in setting up telescopes and observing. The observatory in Kodaikanal, which was established in 1899, is under the Indian Institute of Astrophysics now. This has been carrying out the studies of the sun, and we have data for more than 100 years. Beyond that, we have set up telescopes in Nainital, Ladakh, Kavalur, etc. And some telescopes have crossed 50 years, and they are still functional. And we also have set up a newer telescope, 3.6 meter in Devastal, that's optical. And now these are all ground-based facilities. The last 20 years, we have telescopes in space also. कितनी महिलाएं हैं इस फील्ड में? महिलाएं हैं, बट देन वी नीड टू हैव मोर। तो वो लड़की जो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आज रात को आकाश की ओर देखेगी, अगर वो एक दिन टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश को देखना चाहे, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? आई वुड लाइक टू टेल देम टू ड्रीम बिग एंड कीप लुकिंग एट द स्काई, बिकॉज स्काई इज देयर फॉर एवरीवन टू इंस्पायर and make their journey forward. पढ़ाई क्या करनी चाहिए ऐसी लड़की को? They have to work on maths, physics and understanding, because now when I started my PhD, data was not available. Now data is plenty. They can use the technology and the data available to pursue their passion. Well, एक तरफ अन्नपूर्णी जी टेलीस्कोप से सूरज को देख रही हैं और दूसरी ओर है निगार शाह जी। बहुत लोगों को ये गलत फहमी हो गई है कि निगार जी आपने आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूरज पर कोई रॉकेट भेज दिया है। तो पहले तो उनकी इस गलत फहमी को दूर कीजिए आप तुरंत। It's almost like some 17 lakh kilometer it is reaching. It has to almost travel around 30 lakh kilometer to reach have a halo orbit around L1. So presently it is traveling and by January first week it will be inserted into the intended orbit. निगार शाह जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आदित्य L1 मिशन की। तेनकाजी नाम के एक ज़िले में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। पिताजी एक फार्मर हैं, मतलब ग्रामीण अंचल से किसानी का काम करते करते मैथ्स में ग्रेजुएशन भी पिताजी ने कर दिया। तो निगार जी, क्या आपके लिए वो एक कहीं ना कहीं प्रोत्साहन रहा, इंस्पिरेशन रहा? Yes, he is the main inspiration behind all my success or all my endeavors.
निगाह जी, आप हैं आज स्टूडियो में हमारे साथ, कल्पना जी है, नंदिनी हरिनाथ है, आप सब इसरो की प्रमुख साइंटिस्ट में से हैं। जब देश के प्रधानमंत्री तब आते हैं इसरो जब मिशन फेल होता है, और जब देश के प्रधानमंत्री तब इसरो के माध्यम से पूरे विश्व को संबोधित करते हैं जब मिशन सक्सीड करता है, तो माहौल में क्या फ़र्क होता है? He also understands what is space, so the support is always for us even though we have a failure, and he encouraged us to again go for it and have a success. वैसे श्रोताओं को बताना चाहूँगी, नंदिनी हरिनाथ जो हैं, इनका नाम लेते ही आपको रॉकेट साइंस शायद समझ में आए, इनका नाम लेते ही आपको मंगलयान के बारे में कहीं चर्चा सुनाई दे। ये प्रोजेक्ट मैनेजर, डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर, मॉम मिशन जो है उसकी भी रह चुके हैं। मेरे दिमाग में तो नंदिनी का नाम सुनते ही धीनाधिन धा बजता है, जो है अनिल कपूर का राम लखन का धीनाधिन धा, क्योंकि नंदिनी हरिनाथ एक अकम्पलिश्ड, एक प्रतिष्ठित साइंटिस्ट होने के साथ साथ अनिल कपूर की फैन है। ये बताओ, जब मिशन आपका मार्स का उसके ऊपर फिल्म बनी तब कैसा लगा? मूवी वॉज एक्सट्रीमली ऐसे इंस्पायरिंग, तो अच्छा तो बहुत लगा हमें, और ये लगा कि मूवी के माध्यम से द स्टोरी ऑफ मंगलयान हैड रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, इनफैक्ट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जो across the world, people called up and said, yeah, we saw Mangalyaan and we understood how the spacecraft went to Mars. It was an amazing thing. नंदनी, एक बात बताओ, आज निगार ने कहा कि बेटी बड़ा एक्साइट हो गई कि अरे वाह मम्मी, आपने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया स्पेस मिशन में। आपके घर में कैसा माहौल था जब देखा नंदिनी हरिनाथ वहाँ मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री से नमस्कार कर रही हैं? They're immensely proud of me, my parents, my family, my husband too. My husband works in ISRO, so he understands. मतलब And घर he's की a- बात हो गई। हाँ, घर की बात हो गई। आपने अपने जीवन में 20 मिशंस में काम किया है। हर बार नंदिनी अपने मिशन के प्रति तो आप कैसे एक्साइटेड रहते हैं स्पेस मिशंस के बारे में कंटिन्यूसली, जब गारंटी नहीं कि सक्सेस होगा, फेलियर भी हाथ आ सकती है? हाँ, rocket science is more about resilience and more about being persistent and being hardworking. But जब आप बोलते हैं, what is that motivates you? I think जो हमारे काम में जो excitement है ना, it is like every day in our lives is much bigger than what a thriller movie can offer you. मैं श्रोताओं से कहना चाहती हूँ, हमें कई बार लगता है जब हम इसरो की इमेजेस देखते हैं कि वो कौन होंगे जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्तीर्ण होते हैं, सफलता के नए शिखर अपने लिए नहीं देश के लिए छूते हैं, अपने संस्थान के लिए छूते हैं, लेकिन उनके अपने जीवन के बारे में हमें बहुत कम पता होता है। अगली बार आप नंदिनी हरिनाथ को देखेंगे, मॉम मिशन के नंदिनी हरिनाथ, जिन्होंने 20 स्पेस मिशंस में काम किया है, तो ज़रूर आज के कार्यक्रम की वजह से आपको धीनाधिन धा तो याद आएगा। लेकिन आपने शायद ही सुना होगा नाम मिस के कल्पना का, जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 में अपना योगदान दे चुके हैं। मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि आज चंद्रयान 3 के बारे में जब बात होती है तब हम विश्व के चौथे वो देश हैं जो चांद के इस मिशन में सफल हो चुके हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जहाँ पर विक्रम लैंडर पहुँचा उसको शिव शक्ति के नाम से प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, और आज जिनके कर कमलों से, जिनके योगदान से, जिस टीम की वजह से तिरंगा पॉइंट अब चांद पर है, ऐसी की कल्पना हमारे साथ है। कल्पना जी, आपका स्वागत है। चेन्नई में आप पली बड़ी, आपके पिताजी कोर्ट में सरकारी मुलाजिम के नाते सेवा देते रहे। एक तरफ अन्नपूर्णी जी हैं जिनके परिवार में गीत संगीत का बहुत एक रुझान रहा लोगों का, दूसरी तरफ निगार हैं जो एक ऐसे परिवार से हैं जो खेती का काम करते हैं। नंदिनी की प्रेरणा ये भी कि उनकी माताजी मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई थी। आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति था जो विज्ञान या गणित से जुड़ा था? Actually, in my family, I was the first engineer to come up, and particularly a woman engineer to come up. All the inspiration came from my mother. She was not a working woman, she was a housewife, but she had given me the utmost encouragement, because when I was really interested in taking up engineering, it was my mother as well as my father who gave all the encouragement. टीम की सफलता के बाद परिवार ने क्या कहा? It's a combinational feeling like satisfaction, pride, and seeing their daughter coming up, my parents, because that particular landing event, all my family had sat together and watched. एक महिला जो इंजीनियर बनती है जबकि परिवार में कोई इंजीनियरिंग में नहीं है,
एक महिला जो फिर इसरो में काम करती है, जहाँ पर परिवार में आसपास के लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी स्पेस मिशन से जुड़ा हो, कोई ऐसा मुकाम आया जिंदगी में जब सोचा कि बस आई कांट डू मोर? Never. When we are working as a team, the challenging moments and difficult moments are handled by our team together. Chandrayaan 2 itself is an example where we really didn't achieve what we wanted. So, in spite of all the hard efforts we had put in, Chandrayaan 2 was a totally different mission compared to the previous missions. We did put our best efforts, but it did not go as it happened. That itself is an example. But that's when we came back as a team together. It is the best example for resilience, I would say, Chandrayaan 2 to Chandrayaan 3. तो जैसे कि कल्पना जी ने कहा कि हाँ, चुनौतियाँ आती हैं। चंद्रयान 3 में सफलता और असफलता का एक फासला था जो उन्होंने तय किया, क्योंकि संकल्पित थे कि हमें किसी भी कीमत पर मिशन को सक्सेसफुल बनाना है। मतलब सफलता को पाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, इसरो के लिए नहीं, देश के लिए। अन्नपूर्णी जी, उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगी जो बेटी साइंस में टीचर बन जाए वहां तक ही अपनी कल्पना को सीमित रखते हैं? उससे आगे कैसे बेटी बढ़ सकती है? Just science in general and STEM in particular, we are seeing more women coming into it. So every step there are intervention from the government that is happening, but then more and more organizations have to put an interest to do it. But person-wise, as you are asking, each student, what the student should do is to aspire. It is just dream big and follow your passion and just do it. जो अन्नपूर्णी जी ने कहा कि सफलता की शिखर पर पहुंचना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो महिला हैं जो इस वक्त ये जानती हैं कि आपको चांद सितारों में रुचि है, इसरो में आपके लिए जगह बन सकती है। जैसे कि अन्नपूर्णी जी डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आप उसके संदर्भ में वेबसाइट पे डिटेल्स देख सकते हैं। टेलीस्कोप के माध्यम से अगर पूरे ब्रह्मांड को देखना है, अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं, तो जैसे कि अन्नपूर्णी जी ने कहा, मैथ्स और साइंस में आपकी रुचि बरकरार रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए पढ़ाई को। निगार ने जैसा कहा कि बेटी मंद मंद मुस्कुराती है कि माँ सफल हुई। मैं नंदिनी जानती हूँ, तुम्हारी भी एक बेटी है। अलग होता है जब माँ खुद मैथ्स जानती हो, बेटी को प्रोत्साहित करना। लेकिन वो माँ, जैसे कि आज कल्पना जी ने कहा कि साधारण परिवार, उनके लिए अगर आप आशा का एक दीप जलाना चाहें तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू सच मदर्स? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पूरे जोश से पढ़ाओ and motivate them and just absolutely nothing that they cannot do. I have two girls of my own and they're doing actually extremely well and I'm incredibly proud of them. I think that small motivation that we give, and when they see women are visible and women who have done well are visible to them, it motivates them even more. तो आज सभी श्रोताओं की ओर से आपको नंदिनी जी कहना चाहती हूँ, हमें बहुत गर्व है कि आप जैसी बेटियों ने भारत का नाम बुलंदी से विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। ये गाना उन बेटियों के लिए जिसमें पापा कहते हैं नाम बेटा बड़ा करेगा लेकिन काम बेटी बड़ा करेगी। आज ये चारों महिलाएं उसी का प्रतीक है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक रे ओ चक दे इंडिया। चक दे इंडिया इन सभी महिलाओं की बदौलत हो तो रहा ही है। हिंदुस्तान में न सिर्फ विज्ञान का नाम बल्कि ऐसी महिलाओं का भी जो विज्ञान के क्षेत्र के माध्यम से देश का नाम विश्व के पटल पर रोशन कर रही हैं। और हाँ, ये एक बता दूं श्रोताओं को कि जो चक दे इंडिया का थोड़ा सा आपने अवशेष गाना सुना, वो कि कल्पना की फरमाइश थी, जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चंद्रयान 3 की। उनको न सिर्फ शाहरुख खान पसंद है, कमला हसन भी पसंद है। और कमला हसन की एक और फैन हमारी स्टूडियो में वर्तमान में है, जिनका अगर आप डेजिग्नेशन सुनेंगे तो इतना धीर गंभीर है कि आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि फिल्में भी देखती हैं। इनका नाम है डॉक्टर एन कलाईसेल्वी, जो हमारी डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की।
हे भगवान, कलाई सेल्वी जी, आप तो डीजी हैं इतनी बड़ी काउंसिल की, और आपको कभी कभी फिल्म देखने का भी वक्त मिल जाता है। लेकिन ये बताइए पहले श्रोताओं को कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है क्या? Council of Scientific and Industrial Research is a big family consisting of 37 national laboratories, and we are spread across the country in 25 states, ma'am. And the basic idea is dissemination of science and making science and technology which is applicable to common man. The logo clearly says we are the innovation engine of India. मतलब हिंदुस्तान में जितने भी अनुसंधान है, जितना भी रिसर्च है, जितना भी इनोवेशन है, जितनी भी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जो हिंदुस्तान में कंपनीज की, इंडस्ट्री के काम आ सके, उसका केंद्र बिंदु आप बनते हैं, ताकि किफ़ायती दर पर और कंपटीशन की दृष्टि से विश्व की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी विज्ञान के क्षेत्र की गतिविधि हमारे देश की इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? Yeah. Whatever science and technology that we do in laboratory, it should be transformed, translated to the benefits of Indian industries, so that we'll be able to touch the life of the last citizen of the country through market. तो कलाई सेल्वी जी, ऐसा ये संदेश हम उन बच्चों को, उन छात्रों को, या जो अभी अभी विज्ञान के क्षेत्र में उभर रहे हैं, उन लोगों को बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है साइंस सिर्फ लैब तक सीमित रहे। साइंस का एक कमर्शियल भी, मतलब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप कमर्शलाइज भी कर सकते हैं, उससे आप उसको इंडस्ट्री के क्षेत्र में ला सकते हैं। लेकिन ये बताएं, जो लड़की एक साधारण परिवार में जन्मी, तिरुनावल्ली में, तमिलनाडु में, जिसकी माँ गृहस्थ परिवार से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की, उस लड़की को कहाँ से प्रेरणा मिली साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में? जब आपने कदम रखा तब ज़्यादा महिलाएं नहीं होती थी उसमें। My father took the lead role and he wanted the daughter to do whatever she wanted to do at that age. That kind of a freedom was given to me, and I was born with 2 elder brothers, and I was just growing up as a third son in the family, and whatever I was asking, many a times it was given without even asking. So the choice of education also, it was left to me, and I took science, and this is how the family supported me so nicely. And I just घर में 2 भाई हैं, तीसरी बेटी है। बेटी ने जो कहा माता पिता ने उस हिसाब से पढ़ाया, बेटी को आगे बढ़ाया। बाकी 2 भाई भी क्या साइंस के क्षेत्र में? They all stopped at UG level. Only I went up to doctorate. अरे वाह! तो आज भाई क्या कहते हैं बहन को विज्ञान के क्षेत्र में इतने बड़े ओहदे पे देखते हुए? I think they are also feeling very proud. जब एक लड़की विज्ञान के क्षेत्र में कहती है मुझे और रिसर्च करना है, तो साधारण परिवार में ये सोच होती है कि भाई नौकरी कर लो, रिसर्च बाद में करते रहना। रिसर्च तो वो लोग करते हैं जिनके पास अपार पैसा हो, जिनको करियर की चिंता ना हो। तो जब आपने कहा मुझे रिसर्च करनी है, तो क्या परिवार में इस बात की चिंता नहीं हुई कि नौकरी का समय जा रहा है? Ma'am, science is one such area wherein we can make money out of it by way of taking science and technology in the form of scientific business also. So whatever we do today, starting from the day if you start brushing your teeth, starting from your paste, brush, mirror, house in which you dwell, the vehicle in which you travel, the book you read, so everywhere, whether it is a metal or material or your lifestyle thing, everywhere science is there. तो लोग ये ना गलत फहमी पालें कि साइंस का मतलब सिर्फ लैब और केमिस्ट्री का सेट। विज्ञान आपके जीवन के हर पल का हिस्सा है। लेकिन ये भी नहीं कि अगर महिला विज्ञान में है तो सिर्फ आपको इसरो में दिखाई देगी, महिला अगर विज्ञान में है तो सिर्फ डीजी के स्वरूप में नजर आएगी। पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित होती है महिला जब वो विज्ञान के क्षेत्र में होती हैं, और ऐसी ही सम्मानित महिला आज हमारे मध्य में है संघमित्रा बंदोपाध्याय जी, जो डायरेक्टर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की। अब गणित तो समझ में आता है संघमित्रा जी, ये स्टैटिस्टिक्स क्या बला है? स्टैटिस्टिक्स है जब आपके पास काफ़ी डेटा है लेकिन डेटा में अनसर्टेनिटी है, मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है या फिर सिर्फ डेटा निकालना नहीं है, लेकिन डेटा से आपको साइंस निकालना है कि डेटा क्या कह रही है। एक एग्जांपल लेते हैं पोल्यूशन का, तो आगे कैसा रहेगा पोल्यूशन का सिचुएशन एटसेट्रा, वो डेटा साइंस
जो आजकल बहुत चल रही है, ये डेटा साइंस, डेटा को चर्न करके डेटा क्या बोलना चाहती है उसको निकालना, उसके पीछे जो साइंस है उसको निकालना, ये ISI में बहुत बहुत सालों से हम काम करते आ रहे हैं। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि गणित का मतलब सिर्फ नंबर है, नंबर्स भी कुछ कहते हैं, आंकड़े भी कुछ कहते हैं। बिल्कुल, नंबर्स तो काफी सारे कहते हैं, क्योंकि नंबर्स जब जनरेट होते हैं उसके पीछे कोई तो प्रोसेस है, कोई तो सिस्टम है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है जिसके लिए ये नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमको अगर पीछे वाला जो मॉडल है ये पता नहीं है तो डेटा से हम पीछे चल सकते हैं, और फिर डेटा से पीछे चलकर मॉडल को समझे और समझकर फिर आगे की बोले। मैं कई लोगों को ये बतलाना चाहती हूँ कि संघमित्रा जी ने मशीन इंटेलिजेंस यूनिट तब ज्वाइन की, आज तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 90 के दशक में। हाँ, जब महिला तो छोड़िए, पुरुषों की भी बात नहीं होती थी मशीन लर्निंग में या मशीन इंटेलिजेंस में। तो संघमित्रा जी, जब आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो प्रचलित नहीं था, तब क्या रिएक्शन आपको आपके कॉलीग से मिला, जो आपके सहयोगी हैं उनसे मिला, या फिर परिजनों से मिला? देखिए, अगर फैमिली के अंदर बोले तो उनको तो बहुत ज्यादा समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आगे पढ़ रही हूँ, अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ, दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। और कलीग से मेरे को कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं अलग हूँ। इट वॉज लाइक एनी अदर साइंटिस्ट वर्किंग व्हेन आई वाज अ रिसर्च स्कॉलर। तब भी हमारे जो कलीग्स थे, वी वर ट्रीटेड एज एनी अदर रिसर्च स्कॉलर। तो कोई अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि ओके मैं वुमन हूँ। काफी समय ऐसा होता था कि सारे रूम में मैं मे बी आई एम द ओनली गर्ल, बट सो बी इट। महिला वैज्ञानिक एक रूम में अकेली हो, वो रूम, वो नज़ारा मुझे बताइए। कुछ 1-2 साल पहले एक कॉर्पोरेट मीटिंग थी, उस रूम में लग रहा था कि आई माइट बी द ओनली वुमन, सो आई वाज ड्रेस्ड विद अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी बिकॉज द मेन वर ऑल व्हाइट शर्ट्स एंड ब्लैक सूट्स। तो मैंने भी वैसा ही ड्रेस किया था विद अ साड़ी। संघमित्रा जी, आप प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार समिति है उसका भी हिस्सा हैं। हाँ जी। और जब आप प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं अपनी साइंटिफिक कोई आइडिया लेकर, या फिर कोई नया इनोवेशन या कोई नई तकनीक के बारे में चर्चा करने के लिए, तो आपको सामने से प्रधानमंत्री जी को सभी ने इसरो में देखा है, लेकिन आप तो उनके सलाहकार समिति का हिस्सा हैं। तो कोई नई टेक्निक के बारे में जब बात करने के लिए आप सब जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का क्या रिएक्शन रहता है? मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर ऐसी क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफ़ी समय में हमने भी नहीं सोचा था। ऐसा 1-2 बार हुआ है एक्चुअली। तो इससे लगता है कि वो जल्दी से पकड़ते हैं कि इसका एक्चुअल जनता के लिए लाभ यूटिलिटी क्या है। हाँ, और हम जो यूटिलिटी सोच रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो दैट्स हिज एक्सपीरियंस, दैट्स हिज एक्सपर्टीज। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जो कि हमें सोचने को मजबूर कर देती है। तो साइंस मात्र रिसर्च के लिए नहीं, लेकिन जनता के लिए, लोगों के भलाई के लिए, ये जो एक फासला है संघमित्रा जी, बहुत कम लोग इसको तय करते हैं। हाँ, बहुत कम लोग तय करते हैं। कोई थ्योरेटिकल रिसर्च में अटक कर रह जाते हैं और कोई सिर्फ अप्लाइड करते हैं। लेकिन ये ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च अगर थ्योरी से वो उसका बैकग्राउंड नहीं बनता है तो स्ट्रांग नहीं होता है वो। तो इसीलिए ये ब्रिज बनना बहुत विज्ञान जरूरी कागजों में ही सिमट कर ना रहे, जनता तक पहुंचे। बिल्कुल नहीं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और जनता से ही एक आवाज़ उठी जौनपुर से, जो गई नेहू मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग, फिर पलटकर वापस लौटी, और उस आवाज का नाम है डॉक्टर सुमन रे, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है CSIR में। जौनपुर में जन्मी लड़की, नेहू गई, गोल्ड मेडल पाया, अब वापस लौटकर भारत के एक प्रमुख इंस्टीट्यूट में जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है उसमें काम करती है। सुमन जी, ये सफर कैसा रहा? सफर जो है जौनपुर से शुरू हुआ, शिलोंग में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने PhD CSIR ITR से की, जो कि अभी CSIR IITR है। और इसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला CSIR JRF से, क्योंकि उसमें जो फेलोशिप मिलती थी ये मेरे लिए बहुत इंडिपेंडेंस, एक सपोर्ट का काम की, जिसकी वजह से मैं पूरा रिसर्च कैरी आउट कर पाई। उसके बाद मैं गई CSIR CCMB में, मैंने साइंटिस्ट B ज्वाइन किया, और वहाँ पे मेरा एरिया था न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे। फिर मेरी शादी हुई तो मैंने ट्रांसफ़र लिया यहाँ पे CSIR निस्पर में। शादी क्या बदलाव लाता है महिला वैज्ञानिक के जीवन में? चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेंथ भी दे देता है कि हम लोगों को कई बार सुमन लगता है वैज्ञानिक मतलब अकेले
ये कहीं बैठे होंगे या तो लैब में, या कहीं कलम घिस रहे होंगे, या कोई अंजर पंजर ठीक कर रहे होंगे किसी मशीन का, या कंप्यूटर पे बैठे होंगे। अब शादी उसमें आ जाए बीच में, तो जिस प्रकार के वातावरण की ज़रूरत होती है इनोवेट करने के लिए, मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, अचानक उसमें कहीं ना कहीं कुछ खटकने लगता है कि अरे दोपहर का खाना बना कि नहीं, शाम की रोटी बनी कि नहीं, कल सुबह टिफिन में क्या पैक होगा। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। शुरुआत में तो ज़रूर ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर परिवार का सपोर्ट हो हमारे साथ तो ये बैलेंसेस भी काफ़ी वो हो जाते हैं। और मेरा ये रहा कि CSR जो मैं निस्पर में हूँ और कॉलोनी में रहती हूँ CSR के, तो वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी थी, तो मुझे क्रेच फैसिलिटी ने काफ़ी सपोर्ट का काम किया। तो आज जितनी महिलाएं हमारे साथ हैं, चाहे वो संघमित्रा जी हों, या फिर सुमन आप हों, या फिर डॉक्टर साहिबा आप, जो दो भाइयों के बीच में से कहाँ बन के इतनी बड़ी साइंटिस्ट उभरी हैं, आप तीनों के परिवारों ने आपका समर्थन किया। संदेश उस महिला के लिए जिसके सपनों में कोई विश्वास नहीं करता, जो साइंस में विश्वास करती है, क्या संदेश देंगी उनको? मैं तो बोलूँगी कि परिवार से लड़ना बहुत डिफिकल्ट है, परिवार को साथ में रखना, और परिवार का भी ये बनता है क्योंकि साइंस अगर आगे बढ़े सबके लिए भला है। तो लड़कियों का साथ परिवार दे, और लड़कियां भी अपना बैटल्स, व्हाट आई से इन इंग्लिश, चूज योर बैटल्स वाइजली। आपकी क्या हिदायत है सुमन जी? विज्ञान शेप्स द सोसाइटी, और महिला सोसाइटी के एक अहम हिस्सा है। तो मुझे लगता है महिला वैज्ञानिक अगर होना है तो एज ए सोसाइटी वो काफ़ी अच्छा बदलाव ला सकती है, क्योंकि उसकी सोच प्रोग्रेसिव हो जाती है। तो मैं तो सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस, व्हाट यू वांट टू बिकम, एंड यू शुड फॉलो। आज जब मैं संघमित्रा जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा चूज योर बैटल्स वाइजली, मतलब लड़ाई करनी है तो हर लड़ाई नहीं लड़नी है, जो लड़ाई पूरे मन से लड़के जीतनी है ऐसी लड़ाइयाँ चूज करो। अब आपने बहुत लड़ा भी, आपने बहुत समर्थन भी पाया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उस महिला के लिए क्या संदेश जो साइंस में बिलीव करती है लेकिन उस महिला के सपने में कोई बिलीव नहीं करता? Basically, inherently, all women are blessed by two things. One is versatility. Second one is multitasking ability. Therefore, women, if we just realize that part, I think we'll be able to do a lot of magics. And what about stubbornness? Stubbornness is the asset of a woman. And added to that, ma'am, I will normally say in many places that adamancy and stubbornness is needed. And science is the only area wherein women can stop at any point of time and they can reboot at any point of time. Therefore, whenever you get stopped because of your family or your childbirth, science is the only area that will give you the rebooting option with 100% efficiency. साइंस का जेंडर नहीं होता, ना ही सपनों का, और इसलिए आज इन तीनों महिलाओं की हिदायत ये है कि आप अगर अपनी विज्ञान की दुनिया में एक यात्रा शुरू करना चाहती हैं तो हाँ, पढ़े लिखें, संघर्ष होगा निश्चित रूप से, लेकिन डटी रहें। और मेरा ये मानना है कि तीनों महिलाएं एक ही संदेश दे रही हैं कि सफलता आप छू सकते हैं, उस शिखर को पा सकते हैं, बस जिद्दी होना चाहिए। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। आप सुन रहे हैं नई सोच नई कहानी, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। जिद्दी कुछ लड़कियां हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, जिनकी जिद है कि विज्ञान के रास्ते वो सफलता के शिखर तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसा कर गुजरेंगी जिसमें उनका नहीं, उनके परिवार का नहीं, देश का नहीं, स्कूल का भी साथ में नाम रोशन हो। जी हाँ, मेरे साथ हैं आंचल अग्रवाल, कक्षा 12, बाल भारती पब्लिक स्कूल से। साथ ही उनके हैं इर्शा खान, कक्षा 12, केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी नई दिल्ली से। अनुप्रिया नायक, कक्षा 12, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल साकेत से। और नव्या शर्मा, कक्षा 12, सलवन पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर नई दिल्ली से। वैसे नव्या तुम 12 में हो, ईर्षा 11 में है, अनुप्रिया 12 में है, आंचल 12 में, कक्षा 12 में चल क्या रहा है? ये बताओ नव्या। यस मैम। तुम तो इनोवेटर हो गए भाई। यस मैम। मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगी, नव्या एक दिव्यांग बच्ची है जिसने एक आविष्कार किया है सॉक्स पेयरिंग मशीन का। इससे होता क्या है नव्या?
Ma'am, if the weight and color of the socks matches, then the gadget will beep, and I will came to know that the pair of socks is the same. And if the weight and color of the socks not matches, then the gadget will not beep, and I will came to know that the pair of socks is not same. The machine is connected through Arduino, which is coded. अच्छा, मुझे एक बात बताओ नव्या, इसका मतलब कि जिनको शायद किसी कारणवश सॉक्स वो देख नहीं पा रहे, तो उनको पता चल जाएगा तुम्हारी मशीन की वजह से कि दो सॉक्स सेम कलर के या सेम टाइप के हैं कि नहीं। करेक्ट बोल रहे हो? Yes, ma'am. अरे वाह, और ये तुमने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे बना लिया? आइडिया कहाँ से आया Ma'am, तुम्हारे during पास? COVID time, when my mother was hospitalized, so I was can't able to pair my socks correctly. So I went to my science teacher, Dr. Shilpa Chauhan. So I discussed this problem with her. And then she helped me in designing a gadget. The gadget has 2 stages, 4 bulbs on its top and load cell at the bottom. The bulb detects its color and load cell detects its weight. अरे बाप रे, इसका मतलब नव्या, तुम्हारी टीचर ने न सिर्फ मदद की कि तुम अपनी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढो, दूसरों की प्रॉब्लम का समाधान भी तुमने साइंस के माध्यम से ढूंढ लिया। Yes, ma'am. भी एक बात बताओ अनुप्रिया, नव्या ने ढूंढा एक उपाय अपने लिए, अपनों के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तुम तो भाई अपनी साइंस प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ का ग्रांट लेकर आ गई इतनी छोटी सी उम्र में। यस मैम, मेरा जो इनोवेशन है वो एक सस्टेनेबल सैनिटरी पैड है जो कि बहुत अफोर्डेबल है, एंड भारत और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ वुमेन है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो करंटली हम लोग IIT दिल्ली में रिसर्च एंड इंक्यूबेशन कर रहे हैं, तो वहाँ के लैब्स में हमने 3D मॉडल्स बनाए हैं प्रोजेक्ट के, एंड हम लोग उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वहाँ से जो ग्रांट आता है वो हम री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। सो इट्स अ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट, एंड अभी हमारे साथ 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, एंड हम लोग लड़कों को भी अपने कॉन्वर्सेशन में लाना चाहते हैं इन द कॉन्वर्सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बात लड़कों की चली है तो हमने कहीं से सुना, उड़ती उड़ती खबर आई है कि टेक्नोलॉजी वीक में तुमने प्रधानमंत्री को भी अपना प्रोजेक्ट बताया। हाँ जी मैम, तो मैम वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात करी जो अभी भी हमारे साथ में मिलके हमारे प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री से बात करने वाले तो उससे पहले तैयारी कैसे की? जैसे हम मंत्री हैं, हम तो बहुत पढ़ लिख के वापरे जाते हैं, ऐसी तैयारी तुमने भी की थी? नहीं मैम, प्रधानमंत्री बहुत मोटिवेटिंग थे तो उनके सामने ज़्यादा नर्वसनेस फील नहीं हुआ, तो वो एकदम नेचुरली हमने अपना बस पिच किया, एंड वो मैं सुनने वालों को बता दूं, अनुप्रिया के लक्षण न सिर्फ विज्ञान के हैं बल्कि राजनीति के भी हैं। लेकिन आंचल ये बताओ, तुम तो स्कूल में हेड गर्ल रही हो, तुमने एक आविष्कार, एक आइडिया समर्पित किया, तो विज्ञान से तुम्हारा जो ये जुड़ाव है वो सिर्फ स्कूल के इस आइडिया तक सीमित रहेगा या आगे चलकर भी विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हो? मैम, मौका मिलेगा तो कुछ क्यों नहीं करेंगे, देश के लिए सब कुछ हाजिर है हमारी तरफ से। मेरे पापा हैं डॉक्टर एम्स में, वो ही पार्किंसन एक स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं के थ्रू मुझे ये आइडिया आया पार्किंसन लाठी का। मेरी मम्मा भी एक स्पेशल एजुकेटर हैं अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, तो उनको देखकर हमेशा एक मोटिवेशन मिलता था लोगों के लिए कुछ करने का, उनको हेल्प करने का, तो बस इसीलिए पार्किंसन लाठी का आविष्कार हुआ। तो इससे बेसिकली ये होता है कि जिनको ये पार्किंसन की बीमारी होती है वो लोग चल नहीं पाते, उनके पैर जम जाते हैं, तो मैंने एक वही जो लाठी उसी में कुछ चेंजेस लाए और उसको ऐसे बनाया कि वो लोग भी चल पाए जो चल नहीं पाते, जिनके पैर जम जाते हैं। अभी हाल ही में जो चल नहीं पाता वो सहारा उसको मिल जाए, लेकिन जो चला पा रहा है गाड़ी उसको और फ्यूल मिल जाए। ये प्रोजेक्ट है ईर्षा खान का जो कक्षा 11 केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी से है। मुझे बताओ ईर्षा, वो यहाँ पर एक चलाने का प्रयास कर रही हैं, आंचल और आप कोशिश कर रही हैं कि लोगों की गाड़ियाँ और तेज चलें, मतलब ये प्रोजेक्ट समझाओ भाई क्या है? मैम, पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका आइडिया मुझे कहाँ से आया। तो ये जो एनर्जी जनरेटर है, मैंने अपने जो जीवन के शुरू के जो कुछ साल थे वो गुजरात में बिताए हैं, और वहाँ पे मैं देखती थी कि वहाँ पवन चक्कियों का इस्तेमाल होता है। तो मैं सोचती थी कि जब मैं दिल्ली में आई तो यहाँ पे क्यों नहीं होता। जब मैं काफ़ी छोटी थी, तब मैं बड़े होते होते मुझे समझ में आया कि अच्छा यहाँ के विंड पैटर्न्स सही नहीं होते हैं, तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए इसे हमने। किस उम्र में तुमने ये सोचा भाई? मैम, कह सकते हैं 11 साल की उम्र में तुम बैठ के सोच रही थी कि क्यों चक्के चल नहीं रहे, विंड मिल क्यों नहीं चल रहा दिल्ली में? यस मैम। अभी तुम्हारी उम्र क्या हो गई? मैम, अभी मैं 16 की होने वाली हूँ। ये भगवान, और विद्यालय के उपकप्तान भी हो? जी मैम। हाँ, तो ये विंड कहाँ से जा रही है, उसका गाड़ी से क्या लेना
लेना देना? मैम गाड़ी से ये लेना देना हो सकता है कि जो हमारा ट्रैफिक होता है, हाईवेज जो होते हैं बेसिकली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड पे लोग जाते हैं। उसी ट्रैफिक की वजह से इतना ज़्यादा विंड पैटर्न्स में चेंज आता है हाईवे के दौरान, जब हम देख सकते हैं कि वही जो विंड पैटर्न्स है वो गुजरात के विंड पैटर्न से काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं। तो हमने वही मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि अच्छा हम ऐसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक जनरेटर जो हाईवे के पास लगा जाए और उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकें। सारे लोग भौचक्के होके इस वक्त ईर्ष्या को देख रहे हैं कि भाई इसने कैसे सोचा कि हवा की गति को हाईवे पे ऐसा मैच करो कि गुजरात की हवा और दिल्ली की हवा का एक जैसा असर हो गाड़ी के ऊपर और हाईवे के ऊपर। और मैं आपको बता दूं जो सुन रहे हैं इस वक्त गाड़ी चलाते चलाते ईर्षा को, कि ये हिंदुस्तान के टॉप 100 छात्रों में से हैं जिन्होंने अटल टिंकरिंग लैब के मैराथन में 2021-22 में बहुत बड़ा खिताब पाया। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसी प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था है जो देश के 10,000 स्कूलों में 680 जिलों में वर्तमान में 75 लाख छात्रों को जोड़े हुए है। और वंदना जी आज हमारे साथ हैं जो एक टीचर हैं DAV वसंत कुंज से, और वो एक रीजनल टीचर ऑफ चेंज भी हैं और उनके पास भी विज्ञान से जुड़े छात्रों का जमावड़ा है। अटल टिंकरिंग लैब में वो साल 2016 से काम कर रही हैं। वंदना जी, जब बच्चे नए नए आविष्कार या फिर स्पेशली लड़कियां जब कहती हैं कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना है, तो आपको एज अ टीचर कैसा लगता है जब बच्चे आइडियाज लेकर आते हैं? कुछ आइडियाज जो थियोरी तक रह जाते हैं, कुछ आइडियाज जो कमर्शियली अवेलेबल हो जाते हैं। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे साइंस टेक्नोलॉजी तो यूज कर ही रहे, लेकिन जो स्किल उनकी डेवलप हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ, और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से ये पता चला कि पेटेंट भी कराई जा सकती है। तो फिर एक नॉर्मल जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए ये आइडिया कि विज्ञान का अगर कोई आइडिया हो जो फंक्शनल हो जाए, मतलब जो तकनीक काम में आ जाए, उसको आप इंडस्ट्री में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं या खुद कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल मैम, वो आइडिया कोई और ले नहीं सकता, वो आपका अपना आइडिया होगा जिसको आप बाद में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, जो लीगली आपका अपना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है, अगर ऐसे बच्चे आपके परिवार में हैं, ऐसी बेटियां आपके परिवार में हैं, ऐसी महिलाएं आपके परिवार में हैं, तो उनका सहयोग करिए। गिव देम सम सनशाइन व्हाइल देयर इज अ लिटिल रेन। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। इस वक्त इस सेगमेंट में विद्यमान है स्टूडियो में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का आशीर्वाद दोनों ही। जी हाँ, और इन दोनों आशीर्वादों को प्राप्त करने वाली संतोषी बुद्धिराजू, आकांक्षा प्रियदर्शनी से हम बात करेंगे। और एक और सरप्राइज गेस्ट है जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगी 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आकांक्षा और संतोषी दोनों हमारे स्टूडियो में आए हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की वजह से। जी हाँ, देश में साल 2017 में प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए। 20 राज्यों में वर्तमान में 72 सेंटर्स चल रहे हैं। 3,500 स्टार्टअप्स को इनका समर्थन मिल रहा है और उनमें से 30% महिलाओं द्वारा नित स्टार्टअप्स हैं जो अब तक 50,000 तक लगभग नौकरियों का सृजन हमारे देश में कर चुके हैं। और नौकरियों की सृजनकर्ता संतोषी जी जो हैदराबाद से हैं, वो हमें पहले बतलाएंगी कि साइंस और कॉमर्स इन दोनों का मिलाप कैसे होता है। संतोषी जी, इट इज़ बेनिफिशियल अगर साइंस इफ़ इट कैन बी कमर्शलाइज्ड, ताकि वो कॉमन मैन तक पहुंच सकता है एंड उसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकती है। और आप ज़िंदगी बेहतर कर रही हैं कंपनी बनाकर साइंस के आधार पर। यस। और क्या करती है आपकी कंपनी? हम लोग ट्रेंचेस मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम लोग अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइंस बनाने जा रहे हैं। वाटर पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन डालने वाले सिर्फ पुरुष होते हैं, महिला की ये कंपनी हो सकती है। लोगों के दिमाग में ये बात फिट नहीं होती। ये मेरे लिए भी मुश्किल ही था, बट 3 साल की जर्नी में अब हम लोग अपने देश में हम लोग 14 स्टेट्स में अपना मशीनरी डिलीवर करते हैं, जल जीवन प्रोजेक्ट के लिए, फाइबर केबल लाइंस के लिए। इसके साथ साथ हम सऊदी में और हम अफ्रीका भी मशीन्स भेजने लग गए। लोगों का ये मानना होता है महिला अगर उद्योग कर रही है तो कपड़ा कर लेगी, अचार पापड़ कर लेगी, ब्यूटी प्रोडक्ट कर लेगी, ये पाइपलाइन
निकालने वाला काम, ये ख्याल कहाँ से आया संतोषी? जब कोविड हुआ था, सबको पता था, हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह लेके आ रहे थे। उस टाइम पे हमारे पास वर्कफोर्स की भी काफ़ी कमी थी। तो ये जो भी मैनुअल लेबर का जो भी काम होता था, उसको करने के लिए हमारे पास मशीनरी की काफ़ी ज़रूरत थी। तो ये जो मशीन हम बनाए थे, या जिनकी भी हम बात कर रहे थे, ट्रेंचर्स या लेक क्लीनर्स, इसके थोड़े बहुत लोकल फैब्रिकेटर्स थे, बट ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं था। लेकिन आकांक्षा, क्या यही कहानी तुम्हारी भी है? मुझे एक्चुअली इंस्पिरेशन मिला क्लाइमेट टेक स्टार्टअप बनाने का, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड फ्लड, इन सारे डेटा को मैं कलेक्ट करके किसी को हेल्प कर पाऊँ। इसके लिए जब स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था, तब सिटीज़ कैसे सस्टेनेबल हो सकते हैं उसका भी बहुत डिस्कशन हुआ था। तब मैंने सोचा कि अगर मैंने इतना टेक्नोलॉजी में पढ़ाई किया है तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था ऑरा श्योर। और इस वक्त जब आकांक्षा बोल रही है, उसको बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में मुस्कुराते हुए देख रही हैं सुचित्रा एल्ला। आपने इनका नाम सुना होगा और ये जो डोज देते हैं वो लिया ज़रूर होगा। जी हाँ, इन्होंने भारत बायोटेक की स्थापना 1990 के दशक में की, लेकिन आज हर हिंदुस्तानी को इस बात का गौरव है कि कोवैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन है, वो हिंदुस्तान में पहली बार इनकी कंपनी ने बनाई। आज 125 राष्ट्रों में, देशों में इनका प्रोडक्ट जाता है। 6 अरब वैक्सीन की डोजेस पूरे विश्व को भारत बायोटेक वर्तमान में दे चुका है। 215 पेटेंट्स हैं। सुचित्रा जी, आप एक जेनरेशन पहले की एंटरप्रेन्योर है, साइंस बेस्ड। आज की जनरेशन को जब देखती हैं तो कैसा लगता है? आज के जनरेशन में द स्काई इज द लिमिट, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द वे फॉरवर्ड। स्मृति जी, आपको मालूम है एम्प्लॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट, जरूरत तो है करियर स्टार्ट करने के लिए, बट माई गट फीलिंग इज दैट डोंट स्टे इन इट फॉर एवर। व्हेन आइडियाज कम, मेक इट हैपन, कन्वर्ट इट। लोगों को ये लगता है कि विज्ञान और महिला मतलब डॉक्टर बन जाए। दैट इज ट्रू। बहुत सारे लोग देखे हुए हैं या ऐसी मेडिकल नॉलेज को फाइनेंस की दृष्टि से कमर्शियलाइज करना कितना आसान होता है, कितना मैं एक बात बताऊं आपको, हम साइंस 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा, बस उसके बाद हम साइंस का बुक भी नहीं। आपने साइंस, उसके बाद विज्ञान पढ़ा नहीं, लेकिन विज्ञान पर आधारित आपकी कंपनी है। यस, बिकॉज वी चोज टू कम बैक टू इंडिया। डॉक्टर कृष्णा एल्ला एंड माई सेल्फ, बोथ ऑफ अस रिटर्न टू इंडिया इन 1996। उनके बैकग्राउंड थे बायोटेक्नोलॉजी में, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी, जेनेटिक साइंसेस में। ये सब के बारे में उनका ट्रेनिंग यूएस में हो रहे थे 14-15 साल, और हम उधर बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे। सो मैंने सोचा कि अरे इससे ज्यादा और क्या, लक्ष्मी और सरस्वती का मिलाप ही हो जाना सरस्वती उधर ही है ना, हमारे बीच में ही था। सो मैंने बोला, कृष्णा आपको कुछ पेपर वर्क करने के लिए भी कॉमर्स का स्टूडेंट ही चाहिए ना, हम कर लेते हैं वो काम। अरे वाह, इसका मतलब विज्ञान पति का, वेल हु हैज टू देन, अनुसंधान पति का, और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद कैसे मिले वो धर्म पत्नी ने बता दिया। ये बताइए सुचित्रा जी, एक विषय और जो मुझे कई बार खलता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा आपने कहा कि महिला ने विज्ञान पढ़ा हो, लेकिन वो आविष्कार में विश्वास रखती है, इनोवेशन में विश्वास रखती है। तो ऐसी महिला के लिए आपके पास क्या संदेश है? See, I feel that India is a 500 million strong women nation. Why should we not tap that potential? That's the biggest strength and resource that I see in India, which many other countries cannot come close to. And that's always a pet subject for me. And we have to believe that these young girls and young women have to be shown the right way to take up to entrepreneurship, so that they will also bring out their own ideas into businesses, convert them in problem solving. And I don't want us to be looking towards the rest of the world to solve our problems. That is how Bharat Biotech was also started. The education system is excellent. I think these girls have to go and get trained and skilled. तो ये लड़कियां जो आपको इस वक्त स्टूडियो में ही देख रही हैं, आकांक्षा और संतोषी। आकांक्षा NIT से है, संतोषी IIT से है, लेकिन सुचित्रा एल्ला ने 12वीं के बाद साइंस पढ़ी ही नहीं है। ये पैराडॉक्स आज इस स्टूडियो में आपने हर छंद में देखा होगा। शुरुआत की उन महिलाओं के साथ
जिन्होंने चांद सितारों से ज़माने को एक नई दिशा दी। ऐसी बेटियों की आपने कहानी सुनी जो कुछ हाईवे पर, कुछ सॉक्स मैचिंग पर, कुछ पार्किंसंस पर अपना काम कर रही हैं। उन शिक्षिकाओं के बारे में आपने सुना जो बेटियों के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। और संतोषी जैसी बेटियां जो अभी जिंदगी को कहती हैं कुछ देर रुक जाओ, मुझे नई फैक्ट्री लगानी है। आकांक्षा जैसी बेटियां जो पोल्यूशन के कहर से बचाने का साइंस के माध्यम से काम कर रहे हैं, योगदान दे रही हैं। सुचित्रा इला पद्म पुरस्कार से सम्मानित, जो विज्ञान को कमर्शियलाइज भलाई के लिए कैसे किया जाए उसका एक उदाहरण बनती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में संदेश एक ही, ये लड़कियां हमारी विशेष विज्ञान के क्षेत्र में तारे जमीन पर ला सकती हैं जब तक आप जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अभी आपने सुना नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। इस कार्यक्रम को पेश किया महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री स्मृति ईरानी ने। आज का विषय था साइंस एंड विमेन। सुनते रहे आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।